नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था तो वहां पर हमने एक हुजूम देखा। कॉकरोच जनता पार्टी वहां पर प्रदर्शन करने पहुंची तो धीरे धीरे करके तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उनके पास पहुंच गए। और विपक्षी दल ही नहीं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग, कई सेपरेटिस्ट, कई लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी तक के जो लोग हैं वो वहां पर लगातार पहुंचे थे। यानी कि समझिए, ऐसा लग रहा था कि आंदोलन छात्रों का नहीं है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको लेकर के दिल्ली में सब एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन अब छात्र तो छात्र हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे झारखंड में। अब झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, इस पेपर को लेकर के अब प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है। छात्र वहां पर लगातार मांग कर रहे हैं कि एक्शन हो। लेकिन एक बात जो देखने में आ रही है, झारखंड को लेकर के कोई भी जिक्र नहीं कर रहा। वो बड़े बड़े चेहरे जो दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आ रहे थे वो झारखंड में नजर नहीं आ रहे। अभिजीत दीपके, जो कि सीजेपी के संस्थापक है और जंतर मंतर पर सबसे बड़ा चेहरा बनकर अभिजीत दीपके निकले, अभिजीत दीपके को शायद झारखंड नहीं दिख रहा है। किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आप लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे, तो अभिजीत दीपके कहते हैं कि हम लोग बीमार हैं। अभी हो सकता है जंतर मंतर पर थोड़ा जो अनशन है, धरना है, प्रदर्शन है, लंबा चल गया था तो बीमार हो गए होंगे। अब मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनसे थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार झारखंड का जो प्रोटेस्ट है वो किस तरीके से चल रहा है, छात्रों की मांग क्या है, और अभी तक सीजेपी जो वहां पर नहीं पहुंची है उसको किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। किस तरीके से देख पा रहे हैं ये जो झारखंड का प्रदर्शन है, और अभी तक सीजेपी का कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचा नहीं है, कह रहे हैं कि पहुंचेंगे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। देखिए, पहली बात तो जो झारखंड में हो रहा है, जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, बिल्कुल जायज़ हो रहा है, अपनी मांगों को लेकर हो रहा है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। संविधान में जैसी धरना प्रदर्शन की अनुमति है उसी के अनुसार हो रहा है। ये भी कड़वी सच्चाई है कि जितने पाखंडी नेता अभिनेता थे जो जंतर मंतर आ रहे थे उसमें कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा है, झारखंड नहीं पहुँचा है। जो यहाँ आंदोलनजीवी थे वो भी नहीं पहुँचे हैं, जो यहाँ पे एजेंडाधारी हैं वो भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं झारखंड में। अभी वहाँ केवल कुछ ही लोग पहुँचे हैं जो वास्तव में हर मुद्दे को उठाते हैं, नहीं तो जितने एजेंडाधारी थे, जितने आंदोलनजीवी थे, जितने समस्याजीवी थे, वो सब के सब यहाँ दिल्ली में तो पहुँच जाते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं, अपने बयान देते हैं, लेकिन वहाँ अभी तक छात्रों के समर्थन में नहीं आए। एक बात मैं पहले से भी कह रहा हूँ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ केंद्र में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नए शिक्षा मंत्री आ गए। छात्रों का समाधान किससे होगा? जब नियम कानून बदलेगा, सिस्टम बदलेगा। जैसे नया कानून आया, अभी पेपर लीक के खिलाफ नया कानून आया, झारखंड में भी खूब पेपर लीक हो रहा है। पिछले 20 साल में भारत में लगभग 250 पेपर लीक हुए हैं, 250 पेपर लीक हुए, मतलब ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 10 पेपर लीक होता है और साल में। हाँ, साल में। और जो ये पेपर लीक हुए हैं इससे लगभग 15 करोड़ लोग अब प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक केवल ऐसे नहीं होता 10वीं 12वीं का लीक हो गया, केवल जेई का लीक होता है। पेपर लीक नीट का होता है, पेपर लीक जेई का भी होता है, पेपर लीक क्लैट का भी होता है, पेपर लीक एनडीए का भी हो जाता है, पेपर लीक जो है आपके एसएससी का होता है, पेपर बैंक का भी पेपर लीक हो जाता है, रेलवे का पेपर लीक हो जाता है, सरकारी नौकरियों में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीईटी जिसको बोलते हैं, उसका भी पेपर लीक हो जाता है, लेखपाल पटवारी का जब सिलेक्शन होता है उसका भी पेपर लीक हो जाता है, सिपाही दरोगा का जब एग्ज़ाम होता है तो भी पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये जो पेपर लीक एक सामान्य बात हो गई है, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा पेपर लीक से जनरल कास्ट प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जनरल कास्ट की एक तो बैठने की, एग्ज़ाम में बैठने का जो 3 या 4 मौका होता है और उसकी अपर एज भी कम होती है। बाकी लोगों को थोड़ा अपर एज में छूट मिल जाती है, 4 साल की छूट मिलती है, 5 साल की छूट मिलती है। जिस व्यक्ति की शादी तय होने वाली है और पता चला लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है, शादी तय हो गई, वही पेपर लीक हो गया, अगला जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक वो ओवर एज हो जाता, दोबारा एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाता। तो ये घटनाएं भी देखी गई हैं। कितने नीट में तो 22 छात्रों ने आत्महत्या किया। ऐसे बहुत सारे लोग रेलवे के कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है ना सर कि पेपर आप दे देते हैं, उसका रिजल्ट ही अटक जाता है। हाँ, रिजल्ट अटक जाता है। वही कह रहा हूँ, इसके इंतजार में उम्र निकल जाती है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों में, छात्रों में, बहन बेटियों में, युवाओं में बहुत निराशा है, बहुत हताशा है। वो सिस्टम से परेशान है। नया कानून बन गया है, अच्छा बना है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और भी ठीक करने की ज़रूरत है। पहला कि सबसे पहले आपको एजुकेशन सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। आपको भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा, जिससे कृष्ण और सुदामा एक साथ एक किताब पढ़ें। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम एक हो रहा है
तो फिर अलग अलग एजुकेशन के सिलेबस क्यों हैं? क्यों सीबीएसई बोर्ड का अलग सिलेबस है, आईसीएसई बोर्ड का अलग सिलेबस है, बिहार बोर्ड अलग सिलेबस है, यूपी बोर्ड अलग सिलेबस है? जब एंट्रेंस एग्जाम आपके कॉमन हो गए, जेई एक एग्जाम हो रहा है पूरे देश में, नीट का पूरे देश में एक एग्जाम है, क्लैट का पूरे देश में एक एग्जाम है, एनडीए का पूरे देश में एक एग्जाम है, बैंक का एग्जाम एक है, जब एग्जाम एक है, एंट्रेंस एग्जाम एक है, तो फिर इतने तरीके 32 तरीके के सिलेबस क्यों? दूसरी बात, कोचिंग के ऊपर ताला क्यों नहीं लग रहा है? मेरा सवाल यह है, क्यों कोचिंग चाहिए? भाई जो आप 10वीं 12वीं में पढ़ाते हैं वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछिए, और जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछना है आपको वही पढ़ाइए, तो फिर कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1990 के पहले तो कोचिंग नहीं होती थी, फिर भी लोग आईएएस बन रहे थे, कलेक्टर कप्तान बन रहे थे। 1990 से पहले डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे, लोग सेना में जा रहे थे, बिना कोचिंग किए जा रहे थे। क्या उनके अंदर कोई कमी थी क्या जब इतना कोचिंग का प्रेशर डाल दिया गया है? तो कोचिंग कारोबार को बंद करना पड़ेगा सरकार को। सरकार को वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड ले आना चाहिए। सरकार को छात्रों को डिमांड करना चाहिए, छात्रों को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे मांगने के बजाय एजुकेशन रिफॉर्म की मांग करना चाहिए। छात्रों को सीधे कहना चाहिए, भैया एक काम करो, जब एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेल चल सकती है तो आप एक एजुकेशन बोर्ड बनाओ, पूरे देश का स्कूल उसी से चलाओ। आप वन नेशन वन सिलेबस लागू करो, आप वन नेशन वन करिकुलम लागू करो, आप जो एग्जाम में पूछना है एंट्रेंस एग्जाम में वही पढ़ाओ, और जो आप पढ़ाते हो वही पूछो। ये कोचिंग कारोबार बंद करो, क्योंकि अमीर लोग तो कर लेते हैं कोचिंग, गरीब कोचिंग नहीं कर पाते। ये सिस्टम बदलने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नकल को जघन्य अपराध घोषित करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि नकल से इतने लोग परेशान होते हैं, इतने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए पेपर लीक करना, नकल करना, इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये जो पेपर लीक होता है इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। हमारे पास कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी का, लेकिन इसमें पेपर लीक अनलॉफुल एक्टिविटी है ये व्यवस्था नहीं है। पेपर लीक करने वालों में क्या होता है कि जो प्यादे हैं वो तो पकड़े जाते हैं, मास्टर नहीं पकड़े जाते, जो ऊपर बैठे हुए हैं वो पकड़े नहीं जाते। इसलिए ज़रूरत यह है कि जो आदमी पेपर लीक में पकड़ा जाए उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए, और साथ ही साथ ये पेपर लीक करने वालों की सिटीजनशिप खत्म किया जाए। पेपर लीक को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। जिस दिन भारत में 10-20 पेपर लीक करने वालों की 100% प्रॉपर्टी सीज करके इनकी सिटीजनशिप खत्म करके इनको आजीवन कारावास दे देंगे, पेपर लीक बंद हो जाएगा। नया कानून बहुत अच्छा है कि 2 महीने के अंदर जांच होगी, 3 महीने में ट्रायल चलेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नए कानून में भी पेपर लीक को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया गया है, पेपर लीक को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया, पेपर लीक को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। पेपर लीक में जो लोग पकड़े जाएंगे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। जो लोग पेपर लीक करेंगे उनकी सिटीजनशिप खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। पेपर लीक करने वालों के 100% प्रॉपर्टी सीज करने का कोई प्रावधान नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की बात नहीं हो रही है, वन नेशन वन सिलेबस की बात नहीं हो रही है, वन नेशन वन करिकुलम की बात नहीं हो रही है। समान यहाँ शिक्षा तो सिर्फ सर जो बात हो रही है वो इस्तीफे की बात हो रही है, उससे कुछ नहीं होगा। सरकार पे जा रहे हैं। ये एक आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि सीजेपी का जो प्रदर्शन हो रहा था जब दिल्ली में, लेकिन आज झारखंड के वो बच्चे, उनको ना तो कोई खाना भिजवा रहा है। दिल्ली में हम सभी ने वो तस्वीरें देखी कि बांग्लादेश से ट्रक भर के बिरयानी आ रही है, बांग्लादेश से ऑर्डर हो जा रहा है, कभी कहीं से ऑर्डर हो रहा है, लेकिन वहाँ के बच्चों की जब तस्वीर देखते हैं, स्टील के डब्बे में एक चना लाए हैं, बिस्कुट लाए हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें तो खाने के लिए ही मिलेगा, ना वहाँ कोई आज़ादी के नारे हैं। तो क्या समझ पा रहे हैं आप, सीजेपी की तरफ से तो कोई वहाँ नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सीजेपी का आंदोलन चल रहा था, इनको विदेशी फंडिंग थी, भारत के अंदर से फंडिंग थी, विदेशी फंडिंग थी। वो एजेंडा झारखंड में फिक्स नहीं, वो एजेंडा उनको वहाँ पे लग रहा है कि हमारा एजेंडा तो वहाँ चलेगा नहीं, इसलिए लोग जा ही नहीं रहे, कर हमारी तबीयत खराब हो गई, वहीं हम आराम करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल झारखंड में क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरीके से पेपर लीक की समस्या भारत में है उस पर बताया भी अश्विनी जुने की किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटी की बात हुई, सारी चीज़ें बताई। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि जो सीजेपी जंतर मंतर पर थी और उस सीजेपी के पीछे जो जो लोग लगातार पीठ पर हाथ रख के सीजेपी को आगे बढ़ा रहे थे, उनमें से कोई भी झारखंड का जिक्र नहीं कर रहा है। तो सोचने वाली बात है कि कौन सा एजेंडा ऐसा था जो इन्हें दिल्ली तो बुला रहा था लेकिन झारखंड जाने से रोक रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।